तो उसमें शायद सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो गया था, और हॉलो स्फीयर थिन स्फेरिकल सेल की बात हो गई थी। वायर का हो गया था, वायर और सीट नहीं हुआ, प्लेट कंडक्टिंग प्लेट वगैरह नहीं ना, सिलेंडर नहीं हुआ, वायर का हुआ, स्फीयर तक हुआ था। चलो एक बार ये बताओ जरा, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके इनसाइड फील्ड कितना होगा? जीरो। सरफेस पर फील्ड कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर आउटसाइड की बात की जाए तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अगर यही नॉन कंडक्टिंग हो जाता, रो की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा फील्ड इनसाइड? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा था ये याद करना थोड़ा इजी रहता है। अब रो में किसी को कन्वर्ट करना हो तो रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो चेंजेस आ जाएंगे। सरफेस पर कितना आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और सरफेस के बाहर कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यानी एक बात ये निकल के आ रही कि सरफेस और आउटसाइड के लिए एक जैसा बिहेवियर, इनसाइड थोड़ा चेंज होगा। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला कभी अल्टरनेटिव में ऐसा ना दिख जाए, बोला जाए सिग्मा के टर्म में बताइए कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज कहां पर आएगा? सरफेस पर आएगा। तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? या क्यू इक्वल, या सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें घबराना नहीं, ना तो याद करके चलना है, क्योंकि सारे फॉर्मूले याद करना पॉसिबल है नहीं। तो जहां कहीं क्यू आएगा, क्यू को सिग्मा में चेंज कर लेंगे। रो की बात कहाँ आएगी? अब इनके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस इन्वॉल्व है तो सिग्मा, वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो रो की बात करें। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम बात ही नहीं कर सकते, नॉन कंडक्टिंग हुआ, वो रो की बात आ रही, ये आ गया। अब उसके बाद जो बात हम लोग कर रहे थे एक वायर के लिए, कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज या लैम्डा का लीनियर चार्ज डेंसिटी है और वायर से आर डिस्टेंस पर फील्ड बताना है। अपने को मालूम तो है ही कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का फील्ड कितना होता है, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एक्स कॉम्पोनेंट। वाई वाला क्या हो जाता है? के लैम्डा बाई टी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लेकिन हम लोग गॉस लॉ की हेल्प से पता कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर फील्ड कितना आएगा, तो हमने एक गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया इस जगह पर, एल लेंथ का और आर रेडियस का। जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है उससे उतनी रेडियस का आपको एक गॉसियन सिलेंडर बनाना है। लेंथ चूंकि इनफाइनाइट वायर है तो हमने एल लेंथ के लिए फाइंड आउट कर लिया, बाकी वैसे ही आ जाएगा। अब हमें पता है कि वायर से एसोसिएटेड जो भी फील्ड होता है वो कैसा जाएगा? रेडियली आउटवर्ड। अरे इस तरीके का आएगा कि नहीं आएगा? कैसा फील्ड होगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का सेंस आते ही अपने को समझ में था पैरेलल लाइंस जा रही, नहीं ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, डायरेक्शन तो चेंज होता जा रहा है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हुआ। अब गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम बोलता है टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा ये बताओ क्यू इन कितना हो जाएगा इसके लिए? क्या चार्ज इनक्लोज बाई गॉसियन सिलेंडर एल लेंथ का ही चार्ज इनक्लोज होगा, यानी इससे एसोसिएटेड आ जाएगा लैम्डा इनटू एल का चार्ज इनक्लोज, मालूम चल गया। लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखो तो ई डॉट डी एस है, टोटल फ्लक्स हमें गॉसियन सिलेंडर से पता करना है। और सिलेंड्रिकल सरफेस की बात की जाए तो इसका जो एरिया वेक्टर आ रहा है इस तरफ आ रहा है, अरे आ रहा है ना, इसका जो एरिया वेक्टर आ रहा है इस तरफ आ रहा है, और इस कर्व सरफेस का जो भी एरिया आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है। तो अगर केवल इन फ्लैट सरफेसेस की बात करें तो ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है? 90, यानी इसका फ्लक्स में कोई रोल नहीं है। सिमिलरली यहां पर बात करते हैं तो फ्लक्स नहीं आएगा। यानी अगर इसको वन सरफेस दिया जाए, इसको सेकंड सरफेस और इस कर्व सरफेस को थर्ड, तो वन और टू की वजह से तो जीरो आ गया। थर्ड का देखो जरा, क्या ई और डी ए का जो भी बीच का एंगल है वो क्या सेम है? जीरो। देखो ये वायर हो गया और इसके सराउंडिंग में एक गॉसियन सिलेंडर रखा हुआ है, तो ई और इस गॉसियन सिलेंडर में डी ए, हर जगह पर देखोगे तो ई और डी ए के बीच का एंगल कितना बनेगा? जीरो। यानी टोटल फ्लक्स हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर ये और ये जीरो हो गया। इसका देखो जरा कितना आ जाएगा, ई इंटू कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, तो लिखेंगे डायरेक्टली ई इंटू 2 π r l इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से लैम्डा अपॉन 2 π एप्सिलॉन नॉट आर करके आ जाएगा। यानी फील्ड कैसा हो गया?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के। जैसे आपसे बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर के रेशियो को होल्ड करता है, तो ये क्या ट्रू है? नहीं। पॉइंट चार्ज का फील्ड तो ये हो गया। लाइन चार्ज का फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर देखो फील्ड कैसा आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके बेसिस पर ही हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से फील्ड आएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन की बात आएगी तो क्वेश्चन तो नहीं आना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हम इससे नहीं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर क्वेश्चन अच्छे तरीके से फ्रेम होते हैं। वो है सीट और प्लेट, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, उसके लिए फील्ड कैसे निकाला जाता है। अच्छा, यहीं पर अगर माइनस लैम्डा कर दिया जाए, क्या चेंज आ जाएगा? केवल माइनस लैम्डा कर दिया जाए तो जो डायरेक्शन अवे फ्रॉम दैट आ रही वो टुवर्ड्स द वायर आ जाएगी, बाकी और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कैलकुलेशन बिल्कुल ही ऐसा होगा, केवल डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हम लोग सीट की और प्लेन की। थिन सीट किसको बोलेंगे? जैसे एक कंडक्टिंग की बात करते हैं, ये मॉड्यूल हो गया, इसमें एक जो ये पेज हो गया इसको सीट मान लिया, और बुक हो गई ये प्लेट हो गई। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है भाई, प्लेट दे रखा है या सीट दे रखा है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये प्लेट है और इसको हम चार्ज करेंगे, तो क्या चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आएगा? अंदर चार्ज आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा। यानी अगर ये थिक प्लेट होती कंडक्टिंग, तो यहां पर जो भी चार्ज आता है इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, और अंदर चार्ज की वैल्यू जीरो होती है, यानी अंदर फील्ड जीरो हो जाता है। यानी एक कंडक्टिंग सीट हो गया, इसका फील्ड। और प्लेट की बात करें तो ऐसा नहीं लग रहा है दो सीट से ही मिलके बना हुआ है? बोलो। तो अगर प्लेट का आएगा तो रिजल्ट हम ऐसे याद रखेंगे, सिंगल वाले का जितना फील्ड बनता है इसमें क्या आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा और उसका उतना ही आ जाएगा। तो यानी दो दो रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है। प्लेट थिन हो थिक हो, सिंगल सरफेस इतना फील्ड बनाता है। अब देखना प्लेट पे कितने सरफेस है, दो सरफेस होंगे तो इसका फील्ड और इसका फील्ड ऐड अप कर देंगे। किस तरीके से करेंगे उसकी बात हम लोग अभी करते हैं। अब दूसरा आता है इसी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बोला जाए सीट को यूनिफॉर्मली चार्ज किया जा रहा है या प्लेट को यूनिफॉर्मली चार्ज किया जा रहा है सिग्मा से। तो सिग्मा का यूनिफॉर्म चार्ज देने का मतलब क्या है? इस तरफ भी सिग्मा है और इस तरफ भी सिग्मा है। बोलो। और ये बोला जाए एक प्लेट है जिसको क्यू का चार्ज दिया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन अलग हो गया। अब क्यू का चार्ज देंगे तो क्या इस साइड में आएगा Q/2 और इस साइड में आएगा Q/2, यहां पे जीरो। यूनिफॉर्मली चार्ज विद सिग्मा में थ्रू आउट सिग्मा होगा। यूनिफॉर्मली या प्लेट हैज गिवन सम चार्ज Q, तो वहां पर क्या हो जाएगा Q/2, इस सरफेस पे Q/2 है। क्या यहाँ का अगर सिग्मा कैलकुलेट करोगे तो Q/2/A आ जाना चाहिए? अरे आना चाहिए ना। यानी सिग्मा/2 हो गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यूनिफॉर्मली चार्ज विद सिग्मा है या प्लेट हैज गिवन सम चार्ज Q है, इसके बेसिस पर ही हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गई वो बातें जो हमें समझनी की प्लेट क्या है, सीट क्या है, चार्ज कैसे देना है, सिग्मा से कैसे चार्ज है। अब इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैसे फील्ड निकाला जाता है। तो हमने एक सीट ले ली है जिसको आपसे कहा जा रहा है कि इस डिस्टेंस पर बताना है कि फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए क्या तरीका है, इससे होता हुआ एक गॉसियन सिलेंडर एज्यूम करना है। एल लेंथ का है, यानी यहां पर ये L/2 हो जाएगा सिमेट्रिकली, और ये R की डिस्टेंस हो गई। पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ नहीं दे रखा है, तो फील्ड कैसा होना चाहिए? अवे फ्रॉम दैट। अवे फ्रॉम दैट फील्ड बना लिया। फिर से वही तरीका, अब तो कुछ बचा नहीं। चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस कितना हो जाना चाहिए? बोलो भाई। सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर का चार्ज इनक्लोज आ गया, ये आपका आ गया क्यू इन। रूल लगाना है, E.dA इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो क्या आ जाएगा, क्या इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स, कर्ल सरफेस के थ्रू फ्लक्स, तीनों बातें आएंगी। और क्यू इन आपको दे ही रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब जरा सॉल्व करते हैं। थ्री वाले को देखो, क्या इसका जो एरिया होगा, आपको हमने बताया कर्व सरफेस में एरिया जब देखते हैं तो क्या होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर आउटवर्ड। हमने डिफरेंशियल एरिया डीए एज्यूम कर लिया। क्या ई और डीए के बीच में एंगल जीरो है? 90 है। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो। तो यानी फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस हो गया जीरो।
अब वन वाले के थ्रू देखो, वन में ए भी इधर है, ई भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया। इसमें ए भी इधर है, ई भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया। यानी फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस जीरो क्यू इन सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां से फील्ड आ जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन, यानी सिंगल सरफेस या सीट के थ्रू जो फील्ड आता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या ये कांस्टेंट फील्ड आ रहा है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। यूनिफॉर्मली चार्ज सीट क्या प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है अपने सराउंडिंग में, जो पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है, और इसका हम लोग यूज करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे फ्रॉम दैट, अगर यहीं पर माइनस सिग्मा होता तो क्या चेंज आता है इसमें, केवल और केवल जो डायरेक्शन अवे फ्रॉम दैट ले रहे थे वो प्लेट की टुवर्ड्स हो जाएगी, और इस तरीके से फील्ड। इसका अगर पूछे कितना हो जाएगा यहां पर, तो क्या इसकी वजह से इधर आ रहा है सिग्मा बॉन्ड 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी वजह से भी इधर आना चाहिए सिग्मा बॉन्ड 2 एप्सिलॉन नॉट, दो सरफेसेस इन्वॉल्व हो गए, यानी नेट फील्ड कितना आ गया सिग्मा अपॉन। समझ में आई बात भाई। अब केवल बचा कौन सा पार्ट, वो चार्ज देने का और सिग्मा से चार्ज करने का। ये कौन बताएगा, ये आपको न्यूमेरिकल में ही पता चलेगा कि लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है। ग्राफ बनाना हो अगर ई वर्सेस आर का, तो कैसा बन जाएगा ई वर्सेस आर, अरे फिक्स है, डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट है, यानी आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस तरीके से ग्राफ का बिहेवियर आ जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस एग्जांपल के फॉर्म में देख लेते हैं। फील्ड पता करना है। अब फील्ड हमसे न्यूमेरिकल में कहीं पर भी पूछ सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, कोई एक जगह हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी सॉल्व की जाए, तरीका सबके लिए वैसे ही होगा, हम सभी को कर देते हैं और एक को मैथमेटिकली सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस जगह पर अगर हमसे पूछा जा रहा है फील्ड बताइए, तो ये फील्ड क्या होगा, नेट फील्ड होगा ड्यू टू ऑल प्लेट्स। प्लेट्स नहीं है, ये क्या है, सीट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली सीट को एज्यूम करो कि यही रखा हुआ है, इस पॉइंट पर अगर हमें फील्ड बताना है, कैसा चार्ज है, सिग्मा पॉजिटिव है, क्या जो फील्ड आएगा E1 का अवे फ्रॉम दैट आएगा, और कितना जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड वाली प्लेट को देखो, इस पर चार्ज है नेगेटिव और इस पॉइंट पर पूछा जा रहा है, तो क्या इसकी वजह से जो फील्ड आना चाहिए टूवर्ड्स इट आना चाहिए, और E2 कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही बात, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तभी हम साइन के साथ रखेंगे, और ये क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे ही चलेगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा थर्ड, पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज की वजह से E3 क्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ आ जाएगा। तो इस जगह पर जो फील्ड आ रहा है वो उसमें पता चल रहा है कि दो फील्ड इस तरफ हैं और एक फील्ड इस तरफ है, तो हमें क्या करना है, वेक्टर सम अप करना है। देखो जरा, क्या E3 और E1 कैंसिल आउट हो गया, अरे आ जाएगा ना। तो नेट फील्ड यहां पर कितना आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये टू टू कैंसिल आउट, ये यहां पर आ गया टूवर्ड्स इट आ जाएगा, ठीक है। हमसे बोला जाए कि यहाँ पे बताइए फील्ड क्या हो जाएगा इस जगह पे, तो क्या इसकी वजह से इस तरफ E1, इसकी वजह से सेकेंड वाली प्लेट की वजह से E2, थर्ड वाली प्लेट की वजह से इस तरफ, कितना आ गया, सॉल्व करोगे जीरो आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सम अप करके जीरो। क्या इधर भी जीरो आ जाएगा, उसकी वजह से इस तरफ, उसकी वजह से इस तरफ, उसकी वजह से ये समझ में आया उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये सिंपल है। अब एक बात को उसी को बार बार क्या रिपीट करें, यहाँ पर भी वही लगा के। कुल मिला के हमें पेशेंसफुली ये देखना है और उसको सही से ऐड करना है। अब ये तो ऐसा लिखा हुआ है, कहीं 3/2 3 लिख दिया जाता है, तो हम लोगों से गलती क्या हो सकती है, डायरेक्शंस बना लेंगे कैलकुलेशन में, कहीं 2 को ऐड करना, वो एलसीएम लेना, यही सब गड़बड़ होते हैं। जब क्वेश्चन आसान रहता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पे थोड़ा काबू रखना रहता है कि हम उसे सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर इसी में थिन सीट्स ना हो और प्लेट गिवन हो, आपसे बोला जाए कि भाई फील्ड बताइए ड्यू टू प्लेट, तो हमारे पास यहां पर Q है, यहां -2Q है।
आपको बताना है इस जगह पर फील्ड कितना होगा। कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। अब अगर ये प्लेट नहीं होती तो हम बोलते इसमें जो चार्ज होगा इधर वाले पे Q/2 और इधर वाले पे Q/2 हो जाता। लेकिन ये रखा हुआ है यानी अरेंजमेंट कुछ अलग होगा। तो इसका एक लंबा मेथड है और एक छोटा मेथड है, हम लोग छोटे वाले को प्रेफर करेंगे। तो उसमें तरीका क्या है, जितनी भी प्लेट्स हो, यहाँ दो प्लेट्स हैं, चार्जेस का सम करो, जो भी चार्ज दे रखा हो Q-2Q, कितना आ गया -Q, हाफ कर दो। हाफ करोगे तो क्या -Q/2 और -Q/2 जो भी प्लेट्स जिस तरीके से अरेंज्ड हैं उनके आउटर मोस्ट सीट पर रख देना है, एक इधर रख देना और एक इस तरफ रख देना है। दो हैं तो ऐसा करना, 10 होंगे तो भी यही करना है, तरीके में कोई फर्क नहीं आएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करते हैं। क्यू चार्ज इनिशियल में है, आपको यहां का चार्ज मालूम है क्या, इस जगह का निकल आएगा। क्यू में ये माइनस करके या सम अप करके कितना आ जाएगा 3Q/2, इनको सम करो तो क्या क्यू के बराबर हो जाएगा। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या सामने वाली सीट जो होगी इस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आना चाहिए ड्यू टू इंडक्शन, अरे होगा ना, ये आ गया। अब इन दोनों को सम अप करो, वो वाला चार्ज मिल गया, यानी हर एक सीट पर हमें चार्ज मिल गया। अब इनको हमने दो प्लेट ना मान के ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये चार अलग अलग सीट्स हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि इस जगह पर फील्ड बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या फर्स्ट वाले की वजह से जो फील्ड होगा वो इधर आएगा, ये हो गया 1 2 3 4, ये आ गया E1। सेकेंड वाले की वजह से यहां पर आ जाएगा E2। थर्ड की वजह से भी इस तरफ आ जाएगा E3। फोर्थ की वजह से भी फील्ड आ जाएगा E4। क्या E1 और E4 इक्वल होंगे। अभी तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, लेकिन बाद में क्वेश्चन करते करते आदत हो जाएगी, हाँ ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका लिखना बेकार है, इन्हीं दोनों की वजह से फील्ड देख लेते हैं। तो इन दोनों का फील्ड क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, वही नेट फील्ड आ गया। अरे आ गई बात समझ में। अब अगर बोला जाए कि इस प्लेट के अंदर एक पॉइंट है, ये पॉइंट, इस जगह पर फील्ड बताइए, तो कुछ सॉल्व नहीं करना, जीरो लिख देना है। क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है, चार्जेस कहाँ पे हो जाएंगे, सरफेस पर हो जाएंगे, अंदर कोई रहता नहीं है, तो कितना हो जाएगा फील्ड, जीरो। क्या यहाँ पर भी जीरो होगा, इधर नॉन जीरो, इधर नॉन जीरो, इधर नॉन जीरो, और यहाँ पर प्लेट्स के अंदर जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। बोलो भाई कर लोगे ना। इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चन और नहीं आते हैं, इन्हीं को आपको केवल एक्यूरेसी के साथ सही करना है। ये तो हो गया भाई गॉस लॉ पूरा, और इसके एप्लीकेशन शायद हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर कर लिए ना। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब जैसे आपको इतना पार्ट केवल रिवाइज करना हो, तो रिवाइज करने के लिए क्या तरीका है, क्वांटाइजेशन पर एक दो क्वेश्चन, एक एचसीएफ वाला, एक Q=Ne, दोनों ही यूजलेस क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो एक दो को सॉल्व कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन। उसके बाद फोर्स पढ़ने पे आए, तो फोर्स में हमने देख लिया कि भाई दो चार्जेस रखे हुए हैं, डिस्टेंस को हाफ किया, डबल किया, 50% इससे रिमूव किया, एक तरीके का ये न्यूमेरिकल हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड पर बेस्ड हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा, उसका फोर्स Gm1m2/r², और इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके देख लिया कि भाई कितना चार्ज रखें, कितनी डिस्टेंस पर रखें, ओवरऑल थीम एक ही है। उसके बाद आ जाएगा पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम, कहां पर रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम पर हो। तो लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस बता ही चुके हैं, इसमें छोटे वाले चार्ज के पास होता है, और फॉर्मूला याद हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। आपसे बोला जाए इस चार्ज की वैल्यू क्या हो कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, तो उस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो ना करके क्या करते हैं, किसी और चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करते हैं, और स्मॉल क्यू की वैल्यू आपको या रेशियो पता हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो। उसके बाद आता है सस्पेंडेड बॉल सिस्टम। तो सस्पेंडेड बॉल सिस्टम में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट हो गए, सैटेलाइट पे ले जा रहे हैं, कितना हो रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी लेंथ के हिसाब से, वाटर में डिप कर दिया जाए तो क्या हो जाए। देखो वो हंस सकते हैं, वो अभी 11th में है, और हम लोगों को अभी एग्जाम देना है, डेट भी आ गई, तो ठीक ऐसा नहीं है, हंसना बंद कर देना है, बट
इस तरीके से बार बार हंसना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेंगे अभी फिलहाल। ठीक है। एक तो ये वाला इस तरीके से आ जाएगा ना। फील्ड में जब आप सॉल्व करोगे तो फील्ड में रिपीटिशन हो जाएगा, पॉइंट चार्ज का फील्ड हो गया, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से फील्ड हो गया रिपीटिशन। कहां पर फील्ड जीरो हो जाएगा, वो रिपीट हो गया। अरे हो गया। तो इतने बड़े चैप्टर को अगर रिवाइज करना है तो हमें कुछ कुछ बेसिक देखना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ 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 के एक एक क्वेश्चन लगा लिए, यानी 20 क्वेश्चन लगाने काम खत्म हो गया इसका अलग अलग तरीके का। अब बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो जब कभी भी चार्ज को किसी प्लेस पर रखते हैं तो चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग में अपना ऑरा क्रिएट करता है। अब इसका ऑरा क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है तो ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। फैन चलाए जाए थोड़ा, इसमें तो कम से कम एक बार में सब लोग बोल दिया करो हाँ या ना, इसमें भी नो सर यस सर कर रहे हो। स्पीड स्लो करके उसको। वीडियो, अच्छा इस वजह से नहीं समझ में आ रही है। हाँ? अरे थोड़ी देर में भाई बंद कर दे, 45 मिनट की तो क्लास, सवा घंटे की क्लास है, उसमें भी क्या थोड़ी देर में बंद कर देंगे, ठीक है। अजीब तरह से एक ही एयर सर्कुलेट करते करते हम ही को लगने लगा कि कहीं चलो। तो क्यू चा हाँ वही होता है, जो पावर में रहता है वो डोमिनेट करता है दूसरे को। तो तुम लोग यहाँ पे पावर पे हो, तुम दूसरे को डोमिनेट कर रहे हो। वैसे ही आता रहेगा, फिजिक्स नहीं आ रही नहीं आ रही, फिर हम भी कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो क्यू चार्ज है। हम लोग इसके दो एनालिसिस पढ़ते हैं, एक तो होता है वेक्टर एनालिसिस और एक होता है स्केलर। तो अभी तक जितना भी डील किया हमने ये पढ़ा कि भाई चार्ज रखा, इसने फील्ड बनाया। अब इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो उस पर ये फोर्स एक्ट कराएगा। तो ये वेक्टर एनालिसिस हो गया। अब जो बात करने जा रहे हैं वो है कि अगर चार्ज रखा गया तो अपने सराउंडिंग में ये पोटेंशियल बनाएगा, दूसरे चार्ज को रखा जाएगा तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये इसका क्या है, स्केलर एनालिसिस है। यहाँ पर हम नहीं बोलते थे चार्जेस को साइन के साथ रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चार्जेस को साइन के साथ आपको रखना पड़ेगा पहले न्यूमेरिकल से ही। तो क्या होता है पोटेंशियल, कैसे डिफाइन करते हैं उसको समझिए। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने एक सोर्स प्लस क्यू का यहाँ पर रख दिया और हमें आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल बताना है। तो वैसे तो क्या होता है के क्यू बाई आर, चार्जेस को साइन के साथ रख के हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं और कुछ पॉइंट्स जो निकल के आएंगे उनको देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती कि वर्क डन इन स्लोली ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। टेस्ट चार्ज बोल दिया तो पोटेंशियल आ गया। अगर कोई और चार्ज होता तो क्या बोलते, इस चार्ज को यहां से यहां तक बिना काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए हुए लेके आना, उसका जो वर्क है और उस चार्ज के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल एज्यूम करते हैं वो कितना होता है, जीरो। अरे होता है ना। तो यहां पर पोटेंशियल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर किसी सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन किया गया, इट मींस कि सेकंड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इंफिनिटी। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू वर्क डन बाई एजेंट अपॉन किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट को। अब इसमें एक टर्म आके आ रहा है विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। कैसे काइनेटिक एनर्जी को नहीं चेंज कर सकते, या तो वेरी स्लोली लेके आए तो हर जगह पर काइनेटिक एनर्जी एक जैसी जीरो,
या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आए तो भी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर इसको हम इसके पास लेकर आ रहे हैं, किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर पहुंचे, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, तो हम कहेंगे भाई इस, जब हम इसकी फील्ड में एंटर करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स इसे सिमिलर चार्जेस होने की वजह से ये करेगा। यानी एजेंट क्या करना होगा, एजेंट को ठीक उतना ही फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा कि ये क्या करे, या तो जीरो वेलोसिटी से आए या कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रहे। क्या नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो यानी एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो या वेलोसिटी जीरो हो, ये डिपेंड करता है कि इनिशियल कंडीशन, ये काइनेमेटिक्स आ गई वो पुरानी वाली। तो यहां पर हम लोग लेके आ रहे हैं अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वैसे चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इसको चला रहे हैं इस तरीके से। तो क्या इस जगह पर बात कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के ई। डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक प्लस डब्ल्यू एजेंट इक्वल टू जीरो। यानी यहां से डब्ल्यू एजेंट क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है एजेंट को कितना वर्क करना है, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा होगा उसके ठीक अपोजिट में अपने को निकालना है। तो यहां पर क्या एक बात और लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक अपॉन क्यू नॉट। अरे बोलो भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा वी है तो यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियल पॉइंट क्या था, इंफिनिटी, वहां का पोटेंशियल क्या कर देंगे, जीरो। फाइनल पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट। तो उस जगह पर अपने को पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। डब्ल्यू एजेंट निकालना है, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो हम लोग एफ डॉट डी आर, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए केवल हमें पी पॉइंट पर जो आता है वो लिख देंगे के क्यू अपॉन आर, और ये हो जाएगा विद साइन, इसको प्लेस कर देंगे। तो पॉइंट चार्ज के थ्रू पोटेंशियल ऐसे आ जाएगा। डेफिनेशन के लिए इतना है और बाकी है। अब इसी को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आ गई, पोटेंशियल क्या है। अब इसी के बेसिस पर हम लोग, चूंकि वर्क इन्वॉल्व हो गया और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। क्या कंजर्वेटिव का वर्क डन निकालना जानते हैं हम लोग, वर्क पर एनर्जी में एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। डी यू आ जाता है इंटीग्रल एफ डॉट डी आर करके, नहीं। तो कंजर्वेटिव का जो वर्क डन होता है उसके बारे में क्या बताया था, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कहाँ डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। यानी ये पॉइंट इंफिनिटी से आप ऐसे घूम के आइए या स्ट्रेट आइए या किसी तरीके से आएंगे, जो वर्क डन आएगा वो सेम ही आएगा। तो ये उसकी पुरानी थ्योरी है। फिलहाल ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि पॉइंट चार्ज का अगर फील्ड पता हो गया और ये फील्ड फील्ड कह रहे हैं पोटेंशियल मालूम हो गया, तो आपसे पूछा जाए पोटेंशियल डिस्टेंस के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है। तो हमने वी वर्सेस आर देख लिया, ये कैपिटल वी कैसे चेंज हो रहा है, क्या इस तरीके से चेंज होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा बन जाएगा। अगर यहीं पर बोला जाए आपसे कि प्लस क्यू चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, इसका वी वर्सेस आर बताइए। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ग्राफ तो अलग अलग क्वाड्रेंट में भी बनना चाहिए। अब वो पुरानी बात भी लिंक कर लेना, जिसको वहां पर नहीं आया हो इससे कंप्लीट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इस जगह पर जब खड़े होंगे तो पोटेंशियल हमें पॉजिटिव दिखेगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल कहाँ है, इस एक्सेस पर, यानी इस तरीके से चेंज होगा। ये इन्फिनिटी पे जाके यहाँ मिलता हुआ ना। अगर यहां पर खड़े हो तो क्या पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा अभी भी, तो क्या जो पोटेंशियल में डिक्रीज होगा जब हम सेंटर से चार्ज से दूर जा रहे होंगे तो इस तरीके से चेंज आएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या फील्ड में अपोजिट होता था, इसमें तो फील्ड इधर आ रहा है और इधर खड़े होकर देखते थे फील्ड इधर आता था, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी तो ये फर्स्ट और थर्ड में बनता था। और ये क्या बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होता और हमें यही प्लॉट करना होता, कितना किधर आ जाता, क्या यहाँ खड़े नेगेटिव में पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा ये, उधर खड़े हैं वापस से नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा बन के आ जाएगा। ठीक है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे फील्ड में किया था वैसे यहाँ पर क्यू चार्ज है, आपको बताना है कि जब एक चार्ज से दूसरी चार्ज की तरफ चल रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्री, वही पुराने ऑप्शंस, कंटिन्यूसली डिक्रीज होना, कंटिन्यूसली इंक्रीज होना, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, और ये उल्टा। बताओ। पॉजिटिव का ये बन गया, इधर की जरूरत नहीं है, जो बीच में पूछा जा रहा है इधर ही आ जाएगा। पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या जीरो मिल रहा है कहीं, अरे बोलो। यानी सिमिलर टाइप के चार्जेस हों,
लाइक चार्जेस हो उनके बीच में कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जहां पर पोटेंशियल क्या हो सके, जीरो। पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन हो गई, कम से कम अपोजिट नेचर के होने चाहिए, फिर हम छोटे वाले के पास पोटेंशियल को जीरो कर देंगे। तो इतनी थ्योरी तो फील्ड के बेसिस पर निकल के आ गई केवल इस बात को लिखने के बाद, वो भी रिवाइज हो गया और इसमें भी बातें आ गई। ठीक है, अगर इसी में अगर एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू होता, अब क्या बोल सकते थे, ये तो इधर बन गया, इसका इधर बन गया, क्या हो रहा है, फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है देन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, क्या ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, ग्राफ फ्रेमिंग से पता चल गया कि पोटेंशियल के बारे में क्या होगा। नेक्स्ट देखो, अब ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, हेक्सागन है, चार्जेस रखे हुए हैं, सेंटर पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो क्या के क्यू बाई आर ही लगाना पड़ेगा। अब देखो जरा एक दो क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं। एक स्क्वायर है और ये 2Q 3Q 5Q 4Q, इस जगह पर पोटेंशियल निकालना है, एल की साइड लेंथ है, साइड लेंथ भी हटाते हैं, वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो आर एज्यूम कर लेते हैं, स्क्वायर है तो हर एक जगह पर। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसके सेंटर पर, तो क्या हर एक चार्ज की जो डिस्टेंस है वो सेम है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। और ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं सिंपली के बाई आर इंटू क्यू टोटल एल्जेब्रिक सम, और सेंटर पर ये हमें पता चल जाए कितना हो जाएगा, के बाई आर 6Q, 6Q अपॉन, अरे आ जाएगा ना भाई, सबका सम अप ही तो करना है यहाँ पे। पोटेंशियल, फील्ड, फील्ड नॉन जीरो हो गया, पोटेंशियल जीरो, कोई सॉल्व नहीं कराएगा फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चन ही अपने आप में दो अलग अलग कंसेप्ट को मिला के बन गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर पर पोटेंशियल जीरो होगा, फील्ड क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। किस तरीके के अरेंजमेंट में होगा, कैसा चार्ज गिवन है, वो क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ जाएगा। आज भी तेज तो नहीं पढ़ रहे हम लोग, धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चार्ज आर्क है, लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आपको बताना है कि इस जगह पर कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, स्केलर क्वांटिटी भी है, तो हमें इस जगह पर आपको पहले तो चार्ज पता करना है, कितना चार्ज आ जाएगा, तो कितना चार्ज लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी लेंथ मालूम हो जाए, और लेंथ के लिए क्या तरीका है, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी आर्क लेंथ हमें पता हो गया, अल्फा आर यानी चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इंटू आर्क लेंथ, पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर का रेडियस है, कितना आ जाएगा, के क्यू लैम्डा अल्फा आर अपॉन आर। कोई फॉर्मूला नहीं याद रखेगा, तरीका पता होना चाहिए कि नेट चार्ज अपने को देखना है, और वही वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्केलर होने की वजह से पोटेंशियल की इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ही सस्ती होती है, मतलब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं उसको। वेक्टर इन्वॉल्व होता है तो वो डिफिकल्ट आ जाता है थोड़ा। पोटेंशियल बताना है, तो क्या इसका जो पोटेंशियल होगा फर्स्ट वाले आर्क का, यहाँ पे पॉजिटिव, अच्छा ये तो काम ही खत्म हो जाएगा इसका, समझ गए ना तरीका। अब अगर ये पता चल गया काम ही खत्म हो गया, मतलब आ गया कि इसमें करना क्या है, यहाँ का चार्ज है निकाल सकते हैं इधर पे। अब सिमिलर चार्ज डेंसिटी पता चल रहा है, अच्छा ये तो सिमेट्री पे 90 पर, और ये जो होगा चार्ज का सम ही तो करना है अपने को, तो चार्ज का जो सम करेंगे उसके बेसिस में एक निकाल लिया, ठीक है। या नहीं समझ में आ रहा है, आप इस तरीके से Q1 यहाँ का निकालो, Q2 यहाँ का निकालो, के Q1 बाई आर माइनस के Q2 बाई आर, और ऐसे आ जाए Q1 Q2 कैसे निकालते हैं, ये तरीका।
आर के थ्रू कर लोगे ना भाई, पोटेंशियल कैसा आ जाएगा। जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स हमें बताने, दो डिफरेंट अरेंजमेंट में कहां पर मिलेंगे, Q1 Q2, और ये तो अनलाइक दिख ही रहे हैं। जीरो पोटेंशियल पॉइंट फर्स्ट वाले डायग्राम में ये हो गया मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये लेस हो गया। यहां पर भी Q1 जीरो पोटेंशियल पॉइंट फर्स्ट वाले में। बताओ भाई, क्या फर्स्ट में जीरो पोटेंशियल पॉइंट छोटे वाले के पास होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? सेम नेचर के होने की वजह से हमें इन दोनों के बीच कोई भी जीरो पोटेंशियल पॉइंट नहीं मिलेगा, और इन्फिनिटी वो बाय डिफॉल्ट हो गया, वहां पोटेंशियल जीरो हो जाता है, तो वो पॉइंट नहीं आएगा। इनके बीच में बताना है तो हम नहीं बोल सकते, इसमें बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। पॉजिटिव चार्ज यानी जीरो पोटेंशियल होने के लिए एटलीस्ट अपोजिट नेचर का होना जरूरी है। अब यहाँ पर जैसे ही देखा, अच्छा अपोजिट नेचर का है, मैग्नीट्यूड में भी डिफर कर रहा है, तो हमें ये मालूम है कि भाई छोटे वाले के पास पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर x डिस्टेंस एज्यूम करी, ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, तो इसकी वजह से पोटेंशियल k Q1 अपॉन r माइनस एक्स, ये आ जाएगा k Q2 अपॉन एक्स। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, और ये भी देखो कैलकुलेशन में भी थोड़ा इजी पड़ेगा, अंडर रूट वगैरह नहीं आ रहे। तो जहां तक हो सके फॉर्मूलों को नहीं याद करना, तरीका समझते जाना इसका क्या है। Q का चार्ज है L लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, D डिस्टेंस पर जो यहां से है, पोटेंशियल पता करना है। फिर से क्या डी क्यू एलिमेंट्स लेके ही करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ के अबाउट है, तो हमने x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, dq का चार्ज है, ये कितना हो जाएगा लैम्डा dx, ये कितना हो जाएगा q बाई एल इंटू डी एक्स। इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा dv इक्वल टू k dq अपॉन x। तो k q बाई एल डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, d से d प्लस डी एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा एल एन एक्स, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो डी प्लस एल, एल एन डी प्लस एल अपॉन एल। ठीक है ना। बाकी ये कैलकुलेशन तुम्हारी, तरीका क्या है वो आपको समझना है कि इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब आता है रिंग का पोटेंशियल, रिंग की एक्सेस पर पोटेंशियल बताना है। कोई एक चार्ज रिंग है, Q का चार्ज है, R का रेडियस, और ये हो गया एक्सियल डिस्टेंस। ये रिंग रखा हुआ है, ये यहाँ पर पॉइंट है। तो क्या हर एक डी क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से, वो कितनी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी क्यू ऐड करते जाओगे तो क्या टोटल चार्ज अपने को पता चल जाएगा क्यू का। यानी अगर हमें पोटेंशियल डायरेक्ट एक ही लाइन पे लिखना है तो हम लिख सकते हैं एक्सेस पर कितना हो जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि कुछ करना ही नहीं भाई, ओवरऑल सम अप ही तो करना है। अभी यही वेक्टर होता तो इंटीग्रेट करते कंपोनेंट लेके, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे करते थे सॉल्व। तो कुल मिला के हमारे पास ये आ जाएगा। आपसे कहा जाए इस रिंग के सेंटर पर बताइए, तो क्या x इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये सेंटर पर फील्ड पता पोटेंशियल मालूम हो जाएगा, कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन, अरे आएगा ना x इक्वल टू जीरो लिख दिया। 1 पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। तो 1 पॉइंट के पोटेंशियल के लिए V1 क्या हो जाएगा। अब जरा देखो 1 पॉइंट क्या पहले वाले रिंग के सेंटर पर और दूसरे के एक्सेस पर है,
और पोटेंशियल के बारे में हमने, या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या फील्ड कह लो या फोर्स कह लो, अभी तक जो देखा है अरेंजमेंट में, अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो खुद का काउंट कर रहे हैं, सराउंडिंग में भी चार्जेस अगर प्लेस्ड हैं तो खुद का प्लस सराउंडिंग का दोनों का काउंट होगा। तो खुद का सेंटर पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। सराउंडिंग के लिए क्या, सेकंड वाले के लिए एक्सेस पर लाई कर रहा है, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट, ये डिस्टेंस है कुछ आर या 2r कुछ भी हो, 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे हो जाएगा ना, क्या सेकंड वाले पर अगर देखोगे तो यही आ जाएगा। आपसे बोला जाए 1 और 2 के बीच का डिफरेंस बताइए, v1 माइनस v2, क्या जीरो हो जाएगा? सिमेट्रिसिटी होल्ड कर रही है तभी जीरो हो रहा है, और अदरवाइज जो भी चार्जेस रखेंगे तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ ये बात निकल के आ जाएगी, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना पड़े। कर लोगे ना भाई रिंग का पोटेंशियल? अब बात करते हैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल सेंटर पे इनसाइड कैसा होता है, सरफेस पर कैसा, आउटसाइड कैसा होता है। तो हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की खास बात क्या है कि जो भी चार्ज देंगे चार्ज कहां पर आ जाएगा, सरफेस पर। रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इररेगुलर होता नॉन यूनिफॉर्म इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आते। अब हमें पता लगाना है इसका रेडियस है आर का, इनसाइड पॉइंट्स के लिए सरफेस पर और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल कितना आएगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूले देख रहे हैं, वैसे इसके प्रूफ आपके सब्जेक्टिव जो नोट्स होगा ई डॉट डी आर से लगाए हुए हैं, और ई निकालना बताया हुआ है हर जगह पर। तो करना क्या है, केवल ई डॉट डी आर और लिमिट लगानी है, इनसाइड के लिए 0 से स्मॉल आर, सरफेस के लिए 0 से कैपिटल आर, और जब बाहर की बात करेंगे तो 0 से कैपिटल आर और आर से इंफिनिटी करके। ये 3 तरीके हैं जितने तरीके के जो आपके प्रूफ्स लगे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनसाइड कितना होगा। तो इनसाइड जो पोटेंशियल होता है यहां पर कितना होगा, जितना इसके सरफेस पर होता है। बोलते हैं ये जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है, चार्ज हुआ इक्विपोटेंशियल बन गया, मतलब हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो कौन सा पोटेंशियल एज्यूम करें भाई यहां पर, तो हम लोग मानते हैं कि जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है इनसाइड उतना ही पोटेंशियल हर जगह पर मिलता है। तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सरफेस के लिए तरीका क्या था, सरफेस के पॉइंट के लिए ऐसा एज्यूम करते हैं कि सारा का सारा चार्ज कहां पर आ गया, सेंटर पर, वो क्या बन गया, पॉइंट चार्ज। तो क्या सरफेस के लिए हम लोग ये बात करेंगे Q का चार्ज सेंटर पर आ गया, और R डिस्टेंस पर ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या लिख देंगे, के क्यू अपॉन, ये हो गया आपका सरफेस। अब सरफेस का ये हो गया तो इसका हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, V इन इक्वल टू VS, और ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर का। ये किससे आया, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पर, जो लास्ट आर्टिकल है, फिर भी हम अब चूंकि ई डॉट डी आर अभी पढ़ा नहीं है तो इसी के बेसिस पर सारी बात हो रही है कि कम बेंच चलाना पड़े और पूरी सारी चीजें आ ही जाए। यहां पर देखो, अगर आउटसाइड पॉइंट है तो वी आउट कितना हो जाएगा, क्या आउटसाइड पॉइंट के लिए सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया, सेंटर पर, और डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल आर, तो क्या पॉइंट चार्ज हो गया फिर से के क्यू बाई स्मॉल आर। अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें v वर्सेस x का या v वर्सेस r का, तो हमें पता चल रहा है कि सेंटर से सरफेस तक जब आ रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है हर जगह पर, कांस्टेंट है। और उसके बाद क्या कर रहा है, ये ऐसे डिक्रीज करता हुआ आ रहा है। तो हमें ये ग्राफ देख के भी पता चल जाएगा कि ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का हो सकता है, थिन स्फेरिकल सेल का हो सकता है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का हो सकता है। जिन भी कंडक्टर्स में या जिन भी स्ट्रक्चर में चार्ज इसके सरफेस पर रहे और इनसाइड चार्ज ना हो, उन सभी के ग्राफ ऐसे बनेंगे पोटेंशियल के, ठीक है। यहीं पर अगर नॉन कंडक्टिंग हो जाता है ये, और इसमें चार्ज टोटल कितना है क्यू का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से बात करें तो रो से, क्या इनके फॉर्मूलों को चेंज कर सकते हैं सिग्मा में, अरे कर सकते हैं ना, सिग्मा इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो हमें पता करना है इनसाइड क्या हो जाएगा, आर का रेडियस है,
सरफेस पर कितना होगा और आउटसाइड कितना होगा। क्या यहां पर जितना सरफेस पर होगा इनसाइड वही होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये कंडक्टर ही नहीं है। अब फिर से वही स्टेटमेंट आ गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया जा रहा है। अगेन ये वर्ड ही अपने आप में बता रहा है कि ये कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज करना पड़ रहा है। अरे होगा ना, स्फीयर ही दे रखा है, अ स्फीयर इज चार्ज यूनिफॉर्मली, तो चार्ज यूनिफॉर्मली का मतलब कैसा हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग। अब अगर कंडक्टिंग होगा ये थोड़ी लिखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज हो रहा है। तो यहां पर देखो, सरफेस पर अगर आपसे कहा जाए कि पोटेंशियल बताइए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो क्या वी एस इक्वल टू सरफेस के लिए पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। आउटसाइड पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, क्या वी आउट इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। अरे वो डिस्टेंस, यानी एक बात समझ में आ रही कि फिर से जैसे फील्ड में नहीं होता था सरफेस पर रिजल्ट और आउटसाइड के लिए एक जैसे और इनसाइड में वेरिएशन, अगर फील्ड का वेरिएशन है तो पोटेंशियल का होना चाहिए। तो यहां पर जब हम इनका लिखते हैं V इन इक्वल टू कितना आता है, किसी को याद है? ये कहां से आया, वही पुराना फॉर्मूला E डॉट डी आर, कहां से कहां तक रखेंगे, जीरो से सरफेस और सरफेस से इन्फिनिटी, दो बार इंटीग्रेशन होगा, बाकी सॉल्यूशन इसका लगा हुआ है, इंटीग्रेशन में आप लोगों को महारत भी हासिल है, तो इतना कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्या इतना ही होगा? अरे V एंड सेंटर यानी स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, कितना हो जाएगा, V सेंटर इक्वल टू, इसकी वैल्यू खत्म, कितना हो जाएगा, 3KQ अपॉन, ये रखेंगे यहाँ पे, यानी यहां से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है जो काफी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, 3/2 टाइम्स V सरफेस, इसका यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड थिंग ही हमें ये पता होगी, इसी के बेसिस पर आ सकता है। अब देखो इसी का पार्ट अपने को मालूम चल गया कि अच्छा ये तो सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है जिसका यूज करना है। ठीक है ना भाई। अब इन बातों को अगर हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस में देखें, कैसे न्यूमेरिकल फ्रेम करे जाते हैं और क्या पूछा जाता है, अब उस पर देखते हैं। तो क्या आया, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सरफेस और आउटसाइड पॉइंट के लिए एक जैसा, इन साइड के लिए केवल फॉर्मूला चेंज हो, इन साइड के लिए इधर क्या है, सरफेस के बराबर, और वहां क्या है, नया फॉर्मूला आ गया। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स लिए जा रहे हैं, थिन स्फेरिकल सेल्स, और उनमें क्या है, अलग अलग चार्जेस गिवन है, Q1 Q2 Q3 R 2R 3R। पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने हमको, तो हर एक पॉइंट पर देखते जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ये जो पॉइंट्स है ना, इनकी डिस्टेंस, जब हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, स्मॉल आर। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे तो सेंटर से स्मॉल आर। ठीक है, तो वन पॉइंट के लिए हमें पता करना है कि पोटेंशियल इस पर कितना होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे वन पॉइंट क्या तीन अलग अलग स्फेरिकल सेल से इनक्लोज्ड है, तो हर एक का जो पोटेंशियल होगा वो वन पे काउंट होगा। तो वन पॉइंट सबके इनसाइड है, तो पहले वाले स्फेरिकल सेल पर आएंगे तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल लिखा जाएगा V1, वो क्या लिखेंगे, जितना इसके सरफेस पर है उतना ही होना चाहिए, कितना हो जाएगा, K Q1 अपॉन कैपिटल R। सेकेंड वाले स्फेरिकल सेल की वजह से बात करें तो K Q2 अपॉन 2R। थर्ड वाले के लिए बात करें तो K Q3 अपॉन, क्या पोटेंशियल लिख सकते हैं ऐसे, अगर यही बात ऐसे ना बोल के यहां पर लिखा होता सिग्मा, इस जगह पर होता माइनस सिग्मा, इस जगह पर होता प्लस सिग्मा, सिग्मा के टर्म में आंसर लिखना होता, तो क्या Q1 को अगर चेंज करना हो हमें तो लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, Q1 की जगह ये प्लेस कर देंगे,
तो बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, याद बिल्कुल ही नहीं करना क्योंकि नहीं कर पाएंगे याद। पेपर के लिए सोच के चलो, अभी थोड़ी ना अगले अगले वीक में टेस्ट है, तो उसके लिए याद कर लोगे, काम आ जाएगा। पेपर के टाइम में पूरी फिजिक्स हो जाएगी, और हम कितना भी दिमाग पे लोड डालेंगे वो चीज रिप्लाई में आएगा ही नहीं। पेपर के दिन दिमाग छुट्टी पे जाता है, नहीं हम जितना पूछते हैं उससे वो नहीं बताता कुछ भी। तो इस तरीके की प्रिपरेशन रखनी है कि ज्यादा, हमने पहले भी बोला है, ज्यादा से ज्यादा चीजें समझें, और फिर बात, अब नहीं समझ पाएंगे तो बाद में तो है ही याद करना, बाद में ऊपर वाले सब लोग याद करते हैं, हम लोग क्वेश्चन याद करेंगे, उसके आंसर भी याद करेंगे, लेकिन अभी बहुत लंबा टाइम है जिसमें समझ सकते हैं। तो ये आ जाएगा इतना। बोलो भाई, क्या यहाँ माइनस सिग्मा लिखा हुआ है तो बीच वाले चार्ज के सामने माइनस आ जाएगा? ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट 2 पॉइंट पर अगर बात करते हैं पोटेंशियल कितना होगा, तो 2 पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर की। तो जरा देखो, फर्स्ट वाले स्फेरिकल सेल के लिए क्या 2 पॉइंट आउटसाइड है, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल के क्यू वन अपॉन स्मॉल आर। क्या सेकेंड और थर्ड के लिए भी इनसाइड लाई कर रहा है अभी, तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, यही पुराना जो लिखा हुआ था। थर्ड वाले पॉइंट के लिए देखो V3, क्या थर्ड वाले के लिए ये फर्स्ट और सेकेंड स्फेरिकल सेल के बाहर हो गया, तो कितना आ जाएगा, के क्यू वन अपॉन स्मॉल आर प्लस के क्यू टू अपॉन स्मॉल आर। क्या थर्ड वाले के लिए अभी भी इनसाइड है, तो वही के क्यू थ्री अपॉन थ्री आर कर देंगे। अरे किसी कोई दिक्कत भाई इसमें? फोर्थ वाले के लिए देखो, क्या सबके लिए बाहर है, तो ऐसा लगेगा सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया, सेंटर पर। के क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री अपॉन स्मॉल आर कर दिया, पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। थिन स्फेरिकल सेल्स हैं, और हमने कहा था कि चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पर, इनसाइड चार्ज ही नहीं होगा तो फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। क्या फर्स्ट पॉइंट सभी के इनसाइड है, इसकी वजह से कितना फील्ड आ गया, जीरो आ गया। सेकेंड पॉइंट के लिए फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, E2। क्या सेकेंड पॉइंट फर्स्ट वाले के तो आउटसाइड है, बाकी दोनों के इनसाइड है। क्या सेकेंड और थर्ड के लिए इनसाइड होने की वजह से फील्ड जीरो हो गया, और फर्स्ट वाले का सारा चार्ज सेंटर पर आ जाएगा, तो क्या के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। स्मॉल आर हमने बोला था वेरिएबल डिस्टेंस है जो पॉइंट डील करना है। थर्ड वाले के लिए देखो जरा, क्या इसके इनसाइड है, यानी इसका काम खत्म। इसके लिए इन दोनों को देखोगे तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ आ गया, सेंटर पर, यानी लिख सकते हैं के क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। फोर्थ वाले के लिए सारा का सारा इनक्लोज है, यानी टोटल लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल और फील्ड कॉन्सेंट्रिक सेल्स के लिए किस तरीके से डील करते हैं, अब ये आपको देखना है। ठीक, हम लोगों ने सेल्स की बात करी। अगर इसी में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इज इनक्लोज्ड बाय थिन स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस, कुछ भी दे रखा हो, ये आर है, ये 2r है, तो अब हमें पता चल गया ना, क्वेश्चन में बोल दिया नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग है तो ऑब्वियसली बात, जब यहाँ डिस्कस करेंगे तो हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। इसकी वजह से डील करेंगे तो जो सरफेस पर है वो आ जाएगा, यानी जो परेशानी आएगी वो केवल ऐसे ही फॉर्मूले को यूज करने में आएगी, रेस्ट तो ठीक ही रहेगा। इसी में अगर ये चार्ज है Q1 और ये है Q2, और ये कंडक्टिंग हुआ, और इसको हमने क्या किया, किसी वायर से ऐड कर दिया। अब आपको बताना है कि भाई कितना पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पर। क्या है पहले समझ लो, ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ये थिन स्फेरिकल सेल है, इन पर डिफरेंट चार्जेस गिवन थे, वायर से इनको कनेक्ट किया जा रहा है। इस पॉइंट पर आपको बताना है पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो क्या ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा हुआ है, इस जगह अगर पोटेंशियल देखोगे तो खुद का तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ क्या रहेगा, सराउंडिंग का भी। तो क्या इसका पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गया, अरे खुद का प्लस सराउंडिंग का, तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, हायर से लोअर की तरफ। और एक बात ध्यान रखना कि कभी भी जब किसी एक ऑब्जेक्ट का चार्ज को दूसरे ऑब्जेक्ट में कंप्लीटली ट्रांसफर करना हो, तो हम क्या करते हैं, जिसका चार्ज ट्रांसफर करना है उसको फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर रख देते हैं, और वायर से जोड़ेंगे तो ये चार्ज क्या होगा, ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। पार्शियल वे पर अगर
ट्रांसफर करना है तो क्या है, वही तरीका जो बताते थे, वायर से जोड़ा गया, यहाँ पर क्या है Q1 है, यहाँ पर Q2, जो फर्स्ट क्लास में कंडक्शन पे बात करी थी। तो चार्ज का फ्लो होता था कब तक, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। नए वाले चार्जेस आते थे Q1 प्राइम इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर केस दूसरा है, कंप्लीट ट्रांसफर करना है तो ऐसा। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्या जितना इसके सरफेस पर है वही होना चाहिए, और कितना आ जाएगा K Q1 अपॉन 2R प्लस K Q2 अपॉन R। जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज कहां चला गया, इस जगह पर। क्या यहाँ कोई चार्ज बचा, नहीं। अगर इस जगह पर पोटेंशियल लिखना है तो क्या ये इस डायग्राम में इनसाइड लाई कर रहा है, कितना पोटेंशियल होगा, जितना इसके सरफेस पर होगा। और सरफेस पर पोटेंशियल लिखने के लिए क्या लिखोगे, के Q1 Q2 अपॉन 2R, के Q1 प्लस Q2 अपॉन 2R, वही आपके इनसाइड हर एक पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये हो गए इसके न्यूमेरिकल, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होगा, किस तरीके से इसको पूछा जा सकता है। बोलो भाई, बात समझ में आई। क्वेश्चन इतने भारी नहीं, थोड़े हल्के हैं ये तो। दो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में फील्ड भी आ गया, ये भी आ गया, पूछा एक दो जाता है। कॉन्सेंट्रिक सेल्स 2 बनाए गए मैक्सिमम। नेक्स्ट है अर्थिंग। तो अर्थिंग में हम लोगों को पता है सिंबल ये होता है, अर्थ का पोटेंशियल कितना एज्यूम करते हैं, 0 होता है ना। तो जिस सरफेस को अर्थ किया जाता है, अर्थिंग के बाद हम लोग बोलते हैं कि उस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है। तो अब तरीका क्या है, हमें पोटेंशियल 0, ये तो थ्योरेटिकल आ गया, हमें बताना है कि आफ्टर अर्थिंग चार्जेस क्या क्या होंगे इनके सरफेसेस पर। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, नए वाले चार्ज क्या आ जाएंगे। या कभी पूछा जाए इनर सरफेस को हमने अर्थ किया, अब बताना है चार्ज का, नए चार्ज सरफेस पर क्या क्या होंगे। अब नए चार्ज पूछ लिए जाए, उसके बाद पोटेंशियल पूछ लिया जाए, उसके बाद फील्ड पूछ लिया जाए, तो ये अरेंजमेंट फिर से चेंज हो जाएगा। तो तरीका क्या है, हम लोग अलग अलग चीजों को पढ़ रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले डायग्राम में, इस वाले पे, फर्स्ट वाले केस पर अगर हमने अर्थिंग करी है तो न्यू चार्जेस ऑन द सरफेसेस क्या क्या होंगे। तो इसके लिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि जिस सरफेस को हम अर्थ कर रहे हैं उसका पोटेंशियल 0 लिखना है, ये तो हो गया। दूसरा, इस पर कोई भी चार्ज हो, हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर न्यू चार्ज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स का। आफ्टर अर्थिंग न्यू चार्ज ऑन दिस सरफेस इज एज्यूम टू बी एक्स, हो गया ऐसे। अब हमें फर्स्ट वाले का पोटेंशियल लिखना है V1 इक्वल टू, तो क्या के एक्स अपॉन, अरे खुद का R2, अंदर वाले की वजह से कितना आ जाएगा, के Q1 अपॉन R2, और इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, इधर उधर ले गए -Q1 करके, यहां पर है +Q1, इधर क्या आ जाएगा -Q1, इधर क्या आ जाएगा ऊपर +Q1, इंडक्शन लग गया ना। बाहर वाले पर कितना आ गया, इस Q1 को या तो ये बोल सकते हैं ग्राउंड पे चला गया, या -Q1 यहां से निकल के इससे न्यूट्रलाइज कर गया। ये क्यों नहीं गया, ये बाउंडेड हो गया इनके बीच में, अरे इसके अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से रहेगा ना। तो न्यू चार्ज ऑन दिस सरफेस कितना हो गया, -Q1। तो ये आपको क्वेश्चन में खुद से पता चल जाएगा ऐसा करके। अब अगर यही बात सेकंड वाले केस में होती तो क्या लिखते हैं, सेकंड वाले को अर्थ किया जा रहा है तो इसके पोटेंशियल को हमने क्या लिखा था, चार्ज Q1 का, एज्यूम किया कि नया जो चार्ज आएगा वो एक्स हो जाएगा, बाकी किसी में छेड़छाड़ नहीं, एक्स निकालेंगे उसके बाद इंडक्शन लगा देंगे तो आ जाएगा।
तो इसका अगर सेकंड का पोटेंशियल हमें लिखना पड़े तो V2 इक्वल टू कितना लिख देंगे, के एक्स अपॉन, बोलो, R1 खुद का पोटेंशियल, प्लस ये जो वन सेकंड वाला रखा हुआ है ये फर्स्ट के इनक्लोज है, यानी क्या हो जाएगा, प्लस के Q2 अपॉन जो इसके सरफेस पर होगा। अर्थिंग करी जा रही है 0, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -R1 अपॉन R2 इंटू Q2। अरे आएगा ना, तो नया वाला चार्ज आ गया यहाँ पर नेगेटिव, सामने क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो न्यू चार्जेस ऑन ईच सरफेसेस अपने को पता चल जाएंगे। इंडक्शन आपको लगाना ही पड़ेगा, ये तरीका है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट तरीका इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट की अर्थिंग। ये आप कैपेसिटर में पढ़ोगे, स्फेरिकल कैपेसिटर, वहां पर बताया जाएगा इनर सरफेस को अर्थ किया गया, फिर कैपेसिटेंस बताइए। तो कुछ कुछ तैयारी हम लोगों ने यहाँ कर रखी है कि आगे हमें इसको कैसे आगे प्रोसीड करना है, ठीक। ये न्यू चार्जेस ऑन ईच सरफेस बताना है। अब इसे अर्थिंग करी जा रही है, यानी इसका चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक्स एज्यूम कर लिया गया। कितना हो जाएगा पोटेंशियल, बोलते जाओ लिखते जाते हैं। इसका खुद का पहले तो के एक्स अपॉन 2R, इन साइड वाले के लिए देखो के Q1 अपॉन, सरफेस तो वही है ना। थर्ड वाले के लिए देखो क्या आ जाएगा, के Q3 अपॉन, इसके जो सरफेस पर होगा वही इनसाइड आ जाएगा, इसको 0 करेंगे, फिर जो भी आ जाए उसके हिसाब से, ठीक। तो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पर नहीं जाना है, जो फंडामेंटल है वो वैसा ही रहेगा, उसी से आपको सॉल्व करके बात करनी। और हर एक क्वेश्चन में नहीं होता सॉल्यूशन देखा, अच्छा ये स्टेप रट लेंगे, तो ऐसे रटते रटते जीवन खत्म हो जाएगा, फिजिक्स इसी वजह से गड़बड़ है, नहीं है। स्टेप रट लिया, अच्छा ये चलो सिंप्लीफाई हो गया, हाँ अच्छा आ जाएगा, फिर अगले वाले में रटा हुआ लगाया, वो गड़बड़ हो गया, यहाँ केवल चेंज किया गया, माइनस सिग्मा वाले से तुमने रटा था, 3 सिग्मा से क्वेश्चन आ गया, अब रटा हुआ गड़बड़ हो जाएगा, तो इस वजह से ये। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की। क्योंकि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करी थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कि ये ग्राउंड पे रखा हुआ है m मास का ब्लॉक, इसको h हाइट तक ऊपर कर दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या थी, 0, अब कितनी आ गई, mgh। मतलब ये क्या हो गया इतनी देर में, h हाइट तक ले गए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अरेंजमेंट में चेंज हुआ, जो कॉन्फ़िगरेशन था सिस्टम का, पहले ग्राउंड पे रखा हुआ था, h हाइट तक ले जाने पे अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया, नए तरीके का बन गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। फोर्स के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो हम ये बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, एजेंट क्या करेगा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में क्या करेगा, वर्क करेगा, इसको एच हाइट तक लिफ्ट करने के लिए। तो जो वर्क करेगा एजेंट, वो क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, यहां पर जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें भी एजेंट इन्वॉल्व है, यहां पर भी एजेंट इन्वॉल्व है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, उससे पहले कर रहे हैं फील्ड, फील्ड में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, एजेंट क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट में से लिफ्ट कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है तो कुछ वर्क कर रहा है, और वर्क यहां पर जा रहा है। ओवरऑल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जब कभी भी पोटेंशियल, इसी में डिफाइन ही करी जाती, जब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो उसका एक ही तरीका है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज करने के लिए कौन रिक्वायर्ड होगा, एजेंट ही तो लेके आएंगे, भाई इसको चेंज कर दो, जो अरेंजमेंट है चार्जेस r डिस्टेंस पर रखे हैं, इसे 2r डिस्टेंस पर रख दो, तो कौन आया, एजेंट आया, एजेंट ने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, यानी कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में आता है। अब हम लोग अपने तरीके से बात करते हैं, जो ये तो एक जनरल है कि सिमेट्री कैसे मिल रही, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको कैसे देखते हैं। अब हम लोगों ने जो देखा था वो था कि डेल्टा v इक्वल टू
W एजेंट अपॉन Q या Q नॉट, Q चार्ज को लेके आ रहे हैं तो Q से डिवाइड करेंगे, Q नॉट को लेके आ रहे हैं, ये एजेंट का फोर्स। क्या यहां पर जो बात हम लोग कर सकते हैं क्या आ जाएगा, W इलेक्ट्रिक अपॉन Q। W इलेक्ट्रिक क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, इसको क्या हम माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख सकते हैं, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, वर्क पर एनर्जी, डी यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या ये वर्क डन निकल के आ गया, माइनस साइन है तो क्या माइनस डी यू लिख सकते हैं, यहां पर माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम लोग यहां पर पहुंच गए। अब अगर इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, V फाइनल माइनस V इंफिनिटी इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो जाएगा U फाइनल माइनस U इंफिनिटी अपॉन Q। इनिशियल पॉइंट कहाँ है, इंफिनिटी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। लार्ज सेपरेशन पर अगर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इस वजह से जो इंटरेक्शन एनर्जी तो है पोटेंशियल एनर्जी वो कितना हो जाएगा जीरो। तो यहां पर हमें आ जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल की बात करनी तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, क्योंकि डिफाइन करने का तरीका ही वही है, इन्फिनिटी पे जीरो लेके चल रहे हैं। बोलो भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जैसे आपसे कहा जाए कि दो चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो क्या लिख देंगे, U इक्वल टू इंटरेक्शन एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R। ये तो फॉर्मूला हो गया, अब अभी जो हमने पढ़ा हुआ है उसको यूज करते हैं। तो क्या यहां से U इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V ऐसे लिख सकते हैं, या सिंगल अगर लिखना हो तो U इक्वल टू Q इंटू V। यानी ये क्या आया, इसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो क्या कर रहे हैं अब जरा देखो यहाँ पे Q2 की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऐसे समझते हैं, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, वो चार्ज इनटू वहां का पोटेंशियल, ये क्या है वो चार्ज इनटू वहां का, तो हमें पता है Q2 के बारे में पता करना, तो Q2 वो चार्ज हो गया इनटू इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा K Q1 अपॉन R। तो क्या ये K Q1 Q2 अपॉन R आ जाएगा, बोलो। तो अब हर जगह पर नहीं वो चार्ज इनटू वहां का पोटेंशियल रिंग वगैरह में यूज करते हैं, पॉइंट चार्जेस हैं तो आपको क्या करना है K Q1 Q2 अपॉन R ही लेके चलना है। यहां पर हम क्या करेंगे विद साइन, इसको यूज करते हैं, अभी है एक दो और हो जाएगा, विद साइन यूज करते हैं पेयर ऑफ चार्जेस की वजह से इतना। अब सपोज हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये चार्जेस दे रखे हैं, बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी बताइए, स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूब के क्या वर्टेक्स पर चार्जेस दे रखे हैं आपको बताना है, तो इस पर आपको बात करनी कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, देखो K Q1 Q2 अपॉन L, क्या 3 पेयर्स बन जाएंगे, टोटल एनर्जी ये आ गई। इसी तरीके से अगर बोला जाए एक स्क्वायर है, ये तो साइड लेंथ के अलोंग हो गया, दो डायगोनल के अलोंग आ जाएंगे, टोटल एनर्जी आपको मालूम चल जाएगी। ऑल पॉसिबल पेयर्स की पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए आपको इस तरीके से एनर्जी लिखनी होती। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा भाई, वो चार्ज इनटू वहां के पोटेंशियल के हिसाब से बात कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज अगर ना हो तो। जैसे ये चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं, क्या ये रखे रह सकते हैं ऐसे पॉजिटिव चार्जेस हैं, नहीं, इनको रखने के लिए क्या एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो यहाँ पर रखे, बोलो। अगर यही दोनों चार्ज Q1 और Q2 इंफिनिटी में होते तो क्या इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता, नहीं होता। अब हम क्या कर रहे हैं, Q1 को यहां लेकर आ रहे हैं, फिर इसके अगेंस्ट में Q2 को लेकर आ रहे हैं, तो क्या Q2 को जब लेकर आ रहे होंगे तो Q1 के रिपल्सन के अगेंस्ट में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों रेस्ट पर रखे हुए हैं,
अब इनको यहां से रिलीज किया जा रहा है, तो ये कहां पहुंच जाएंगे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे। तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे जब पहुंचेंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी वो बताना है। पहले यहां पर रखे हुए रेस्ट पर, और इनके चार्जेस हमने क्या कर दिए, सेम कर दिए, मासेस भी सेम कर दिए। तो क्या इस जगह पर इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है? जब रिलीज करेंगे तो वो क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं वहां पर अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। देखो जरा क्या हो जाएगा। क्या ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या बोलते हैं, के ई प्लस पी इनिशियल इक्वल टू के ई प्लस पी फाइनल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। यहां पर देखो, क्या के ई की वैल्यू 0 है, पी कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर। यहां पर P इनफाइनाइट सेपरेशन पे पहुंच गए तो कितना हो जाएगा, इसकी एनर्जी हाफ, क्या इसकी भी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर? बोलो भाई। तो यहां से हम लोग वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। यही नहीं, आपसे अब ये क्वेश्चन का अलग अलग एक ही तरीके के क्वेश्चन है, केवल उसका देखते जाना। ये आर डिस्टेंस पर है, 2R सेपरेशन पे लाने के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, या एजेंट के जरिए कितना वर्क किया, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, वर्क डन बाई एजेंट कितना इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बोलो। इनके मासेस अलग अलग कर दिए जाएं, m1। अब बोले इनफाइनाइट सेपरेशन पे पहुंच गया, क्या करेंगे, पहली इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। अरे बोलो, क्या P इनिशियल हो जाएगा 0 क्योंकि रेस्ट पर है, P फाइनल जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे पहुंचेंगे तो MV1 MV2 करके देखेंगे तो वहां पे। तो मैकेनिक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करके भी इसमें बड़े क्वेश्चन बनते हैं, जो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये जानते हैं कि भाई सिस्टम चार्ज पार्टिकल का अरेंजमेंट है, उसके बेसिस पर क्या पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ रही है, बाकी अगले दिन